चलो, पिछले क्लास में हम लोग परिपथ समीकरण पढ़े थे। परिपथ समीकरण में क्या था? एक सेल था, आंतरिक प्रतिरोध था, आमीटर को जोड़े थे, इसके बाद लोड प्रतिरोध था और लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट मीटर जोड़ा गया था। आपको बताया गया कि आमीटर से करंट का मेजरमेंट किया जाता है, वोल्ट मीटर से विभव का मेजरमेंट किया जाता है। ध्यान देंगे, ये जो V देख रहे हैं, V से वोल्ट मीटर होता है, इससे विभव का मापन होता है, और A से करंट का मेजरमेंट होता है, A मतलब आमीटर होता है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कैसे मालूम चलेगा श्रेणी क्रम में है? तो ये तार है ना, तो इसी में तार को काट के बीच में एगो एमीटर जोड़ देना है, इस श्रेणी क्रम कहलाता है। समांतर क्रम क्या होगा? ये तार है, एक प्रतिरोध है, तो इसके हम क्या करेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे, एक तार इधर जोड़ेंगे, तो ये हो गया समांतर क्रम। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि 100 वोल्ट आ रहा है, यहां मालूम चल गया कि 100 वोल्ट है, यहां मालूम चल गया कि 40 वोल्ट है, तो ये मालूम चला ना कि 60 वोल्ट यूज कर लिया। 100 आ रहा था और यहाँ पर 40 पहुंचे, इसका मतलब ये लोड प्रतिरोध कितना वोल्टेज यूज किया है? 60 यूज किया है। तो इसी को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर, विभव का अंतर, और ये मापने वाला कौन होता है? तो यही वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसके लिए कल एक समीकरण हम लोग निकाले थे जिसको परिपथ समीकरण कहा जाता है। तो I बराबर एप्टा अपॉन R प्लस स्मॉल r था। ठीक है, इसको विद्युत धारा, एक चीज जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान देंगे, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं ओम के नियम से, तो जब I निकालिएगा तो V बटा R, तो यही जो V था अब एप्टा में बदल गया, विद्युत वाहक बल में बदल गया। एक प्रतिरोध था, लेकिन यहाँ पर एक बाहर वाला प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध दिख रहा है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे, ये तो आपका V के जगह पर ही आ गया है, और यहाँ दो प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध, तो इसीलिए R प्लस R। अब इसको निकालने का तरीका क्या था? तो एप्टा बराबर I R प्लस R। इसका समीकरण एक दिए थे हम लोग ना, ये था ना बालक, यही तक कल हुआ था, यहां से आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, जहां तक हुआ था यहां तक किए थे, इसके नीचे लिखना है हम लोग को। लिखेंगे यदि परिपथ में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि परिपथ में विद्युत धारा का, यदि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह है, यदि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, यदि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, तो इस स्थिति में, यदि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, तो इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर, तो इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल, इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल का मान एक समान होता है। टर्मिनल विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल का मान एक समान होता है, विद्युत वाहक बल का मान एक समान होता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, तो आप लिखे हैं कि एप्टा बराबर I R प्लस R, ये है ना बालक। तो एप्टा बराबर, इस I को दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो I R और I R, तो ये हो गया एप्टा इक्वल टू V प्लस I R हो गया। ओम के नियम से इसको हटा दिया गया, V इक्वल टू I R से। अब ये विद्युत वाहक बल है, ये टर्मिनल विभवांतर है, ये विद्युत वाहक बल है, ये टर्मिनल विभवांतर है। तो यहाँ पर
अगर भी निकालेंगे तो ये इधर आके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इक्वल टू एप्टा माइनस आई आर लिख सकते हैं। हो गया बालक। और आप बोले हैं, ध्यान देंगे, इसको भी एक समीकरण दे दिया जाए। पीछे वाला कितना था? 1, तो ये 2 हो जाएगा बालक। अब यहाँ पर आपने बोला कि सर टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है, देखिएगा ध्यान से, 9 वोल्ट का बैटरी लिए, इसमें हम कुछ जोड़वे नहीं किए, कोई लोड नहीं दिए, तो उसका वोल्टेज यूज होगा। ये अगर 9 वोल्ट है, इसमें हम कोई लोडे नहीं जोड़े, ठीक है, मतलब इसमें कोई लोड का मतलब क्या होता है, तो जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं इसमें कोई लोड नहीं जोड़े, खाली एक तार इससे जोड़ दिए। तो अब जब तक वोल्टेज यूज करने वाला कोई डिवाइस नहीं लगाइएगा, तो 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट रह जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर इसमें कोई डिवाइस नहीं है जो लोड यूज करे, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप वोल्टेज यूज करेंगे तभी करंट का कुछ वैल्यू निकलेगा। आप यूज कर नहीं रहे हैं, तो जब नहीं यूज कीजिएगा तो करंट क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दे तो तुरंत विभवांतर हो जाएगा, तुरंत वो करंट का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, जब तक परिपथ में कोई लोड नहीं दीजिएगा तब तक उसमें करंट यूज नहीं होता है, ना वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब I इक्वल टू 0 हो, तो अब इसमें I इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो V इक्वल टू एप्टा माइनस 0, तो V किसके बराबर हुआ? एप्टा। तो याद रखेंगे, जब तक परिपथ से आप करंट लीजिएगा नहीं, तब तक उसका विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? बराबर होता है। चलिए आप यहां से लिख लेंगे बात। अब इसमें भी क्या है, तो जानना होगा कि टर्मिनल विभवांतर है। टर्मिनल विभवांतर मतलब दोनों सिरों के बीच विभव का अंतर। देख लो, तो साउंड वाला देख लेना उसका। इसको कितना दे दिया जाएगा? 3, 2 वहां पर है ऑलरेडी। हो गया वाला। चलिए लिखेंगे, समीकरण 3 के नीचे लिखेंगे। हो गया बालक। लिखेंगे समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल विभवांतर के, किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है जब परिपथ खुला हुआ हो, जब परिपथ खुला हुआ हो, अर्थात जब परिपथ खुला हुआ हो, अर्थात परिपथ से किसी भी प्रकार का धारा
अर्थात परिपथ से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित है, अर्थात परिपथ से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं हो, परिपथ से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं हो। तो याद रखेंगे जब तक आप करंट यूज नहीं कीजिएगा तब तक ये दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कब विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा, तो जब इससे हम करंट नहीं लेंगे तब। अब यहां से क्वेश्चन बनाना होगा वाला, क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल, किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो, 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली, 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली, बैटरी से ली जाने वाली महत्तम धारा का मान, बैटरी से ली जाने वाली महत्तम धारा का मान ज्ञात करें, बैटरी से ली जाने वाली महत्तम धारा का मान ज्ञात करें। अब मान लीजिए कार में बैटरी लगा ही होता है, तो मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी लगा है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4। तो आप अधिक से अधिक कितना करंट उससे लीजिएगा यही हमको निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक हिंट दिया है, कह रहा है कि महत्तम धारा, महत्तम धारा या अधिकतम धारा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में जब दिखाई देगा कि धारा महत्तम है तो याद रखेंगे महत्तम धारा के लिए, महत्तम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा मिले तो प्रतिरोध खत्म कीजिएगा तब ना जी, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो करंट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे महत्तम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध को क्या करना पड़ता है, 0। अब यहां से लिखेंगे क्या हमको निकालना था कि कितना धारा हम प्राप्त करेंगे, यही ना। तो आप लिखेंगे परिपथ समीकरण से, परिपथ समीकरण से, तो ध्यान देंगे बालक I बराबर पढ़े हुए हम लोग एप्टा अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो अब आप बोल दिए कि तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों 0 होगा, तो धारा महत्तम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, 0। तो ये R बच गया, I बराबर एप्टा का वैल्यू 12 है, 0.4, दशमलव हटा दीजिए, 10 ऊपर चला जाएगा, 4×3=12, 3×30। आई इक्वल टू कितना एम्पियर का करंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो 30 एम्पियर का करंट ज्यादा से ज्यादा हम लोग ले सकते हैं, बना लीजिए। तो किसी भी बैटरी का निकाल लेंगे हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध बता दिए जाते। साउंड वाला चेक कर लेना, नहीं तो मालूम चलेगा पढ़ा दिए आवाज ही नहीं है, है ना।
चलिए, तो शाम वाले बैच में जो अगल बगल में होंगे आ जाइएगा, ठीक है। उसमें असाइनमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। हाँ, करेंट का ही अभी जो चल रहा है उसी को बनाया जाए, और अलग टाइम में इसके बाद वाला भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जो अभी चल रहा है फिलहाल वो थोड़ा सा आपको याद होगा, तो उसी का क्वेश्चन बनाया जाए। अब जो रहे, अच्छा, जो असाइनमेंट दिए उसमें ऑब्जेक्टिव है जी, बिना बनाए हुए तुम सॉल्व कर देगा ऑब्जेक्टिव को, सब सब्जेक्टिव है, ठीक है। खाली विकल्प दे दिया गया है, तो बिना बनाए हुए थोड़ा टिक कर देना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सकता है, बिना बनाए थोड़े आप उसको टिक कर दीजिए। अगर नहीं बनाने वाला रहता तो हम तो भेज ही देते कि बना लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, यदि किसी स्कूटर की बैटरी का विद्युत वाहक बल, यदि किसी स्कूटर की बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, एवं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली महत्तम धारा का मान, ज्ञात करें। तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है, नहीं बड़ा वाला महत्तम धारा कह दिया तो एक बार तो 0 हो गया, 10 हटाइए तो ऊपर 60 नीचे 2, कितना 30 एम्पियर ना जी, करंट निकाले हम लोग। याद रखेंगे कि आई महत्तम होने के लिए, करंट को मैक्सिमम होने के लिए, ध्यान देंगे, आई मैक्सिमम होने के लिए प्रतिरोध को क्या होना होगा, 0। धारा का मान महत्तम होने के लिए बाह्य प्रतिरोध को क्या रखना होगा, 0। अब निकाल दीजिए महत्तम धारा, तो परिपथ समीकरण से ही निकालेंगे, परिपथ समीकरण से कितना होगा, I इक्वल टू एप्टा R प्लस R, इसमें ये तो 0 हो जाएगा, तो एप्टा अपॉन ये R, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो I इक्वल टू 6 हो गया, 0.2, 10 हटाइएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 2 है, 2 3 6, I इक्वल टू कितना, तो 3 में 10 से गुना कर दीजिए, 30 एम्पियर। हो गया, बन गया ना सबका। चलिए, तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। अभी और क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम पढ़ना है। जैसे अभी आपको सेल जोड़ने के लिए सिखाया जाएगा, जिसको सेलों का संयोजन या समूहन भी कहा जाता है। सेल समझ में आ रहा है, बैटरी, तो बहुत सारे बैटरी को लाइन से हम जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ये सीखना है। इसके बाद 2 नियम है, जिसको किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम कहा जाता है। तो बनेगा तब अपने यूज होगा आपका परिपथ समीकरण, बहुत बार यूज होगा, बना लीजिए। हाँ, अगर एक चीज और ध्यान देंगे, अगर कहता कि बाहर वाला प्रतिरोध इतना है तब धारा बनाइए, तब धारा निकालिए, तो उसको 0 नहीं करते। अगर बाहर वाला प्रतिरोध का वैल्यू कुछ दे देता, कहता कि 2 ओम है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 है, तो क्या करते, जोड़ देते या तब निकालते, ठीक है। तो वहां 0 क्यों किया गया है, क्योंकि कह दिया कि धारा हमको महत्तम चाहिए, तो धारा महत्तम होने के लिए ई वाला प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। धारा न्यूनतम होगा तो ये महत्तम हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, उल्टा होता है ना जी। तो धारा अगर न्यूनतम चाहिए तो प्रतिरोध को क्या कर देंगे, महत्तम, और महत्तम में जितना वैल्यू दे दे। अच्छा, इस दिमाग में जो बताइएगा उसका उल्टा चलता है, ई होता तब, ऐसे रहता तब,
तो ई पहले समझ में आया कि नहीं, ई बताइए, और उसके बाद उस पर चिंता किया जाएगा। तो ये अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए कि उल्टा है कि प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। ठीक है, तो धारा कम के लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बस। चलिए आगे, हाँ फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। आगे हेडिंग दिया जाए बालक, क्या भेजे हैं, ग्रुप में कुछ भेजे हैं क्या जी? हाँ ध्यान देंगे क्या भेजे हैं, विद्युत धारा का टोटल फॉर्मूला भेजा गया है। क्या पूछता है, लिस्ट बनाइए, और उसमें ध्यान देंगे प्रतिरोध वाला भी है बालक, कुछ प्रतिरोध वाला बताए थे। जैसे क्वेश्चन है कि कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, अब कह दिए कि इसके लंबाई को हम 10% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, इतना परसेंट बढ़ा दीजिए, तो नया वाला प्रतिरोध कितना होगा ये बताइए। तो याद रखेंगे अगर 10% से कम लंबाई में परिवर्तन कीजिए तो दुगना हो जाता है। ठीक है, मान ली कह देगा कि 2% लंबाई में वृद्धि कर दिए तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, 4%। तो 10% उसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ऐसे आज हम लोग सीखेंगे निकालने का लंबा वाला तरीका। ये तो आपको डायरेक्ट बताया गया था। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से बताया गया था कि अगर लंबाई में 2% का वृद्धि कीजिएगा तो प्रतिरोध में 4% का परिवर्तन हो जाएगा। अभी कैसे होगा ये निकालना आज है। तो आपको विद्युत धारा का असाइनमेंट जो दिया गया उसमें क्वेश्चन नंबर 13 14 यही है जो बता रहे हैं। अब सामने आइएगा तो डिस्कस होगा इस पे, और बाकी लोग जो नहीं पहुंचेंगे अपना देख लेंगे, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसमें ट्रिक भी बता देंगे और जो लंबा तरीका है वो भी बता देंगे। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, सेलों का संयोजन। हाँ हेडिंग दिया जाए, सेलों का संयोजन। कैसे लिखा जी, जैसे दूर बैठा हुआ, दूर बैठा तो जैसे सब मेहनत बेकार कर दे। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ध्यान देंगे इसको सेलों का समूहन भी कहा जाता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, आप बहुत सारे सेल को जोड़िएगा, इसको सेलों का समूहन, ग्रुपिंग भी कहा जाता है। तो संयोजन का है या समूहन का है, दोनों एक ही रहेगा बालक। अब बताइए प्रतिरोध का कितने प्रकार का संयोजन हम लोग पढ़े थे, 2 प्रकार। संधारित्र का 2 प्रकार का, तो ये भी कितना प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, सेलों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सेलों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है जो निम्न है। सेलों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है जो निम्न है। अब कौन कौन सा है, तो एक नंबर में है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया वाला। सेलों का श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम है। एक एक करके पहला वाला हेडिंग दीजिएगा।
हो गया। पहला वाला हेडिंग देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और पहले डायग्राम हम बना दे रहे हैं, उसके बाद ही लिखिएगा। हटा दीजिए बालक, जल्दी लिखो। तो ध्यान देंगे श्रेणी क्रम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2-4 बैटरी जोड़ना है, तो एक का जैसे एक टर्मिनल प्लस होता है, क्या होता है माइनस, तो अब दूसरा जोड़ना होगा तो इधर जोड़िएगा, तो प्लस को माइनस से, माइनस प्लस से, प्लस माइनस से, तो एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। ये लगातार क्रम चलता रहेगा, तो ये आपका श्रेणी क्रम कहलाएगा। समांतर क्रम में क्या होगा कि सब बैटरी का प्लस एक साथ एक लोड से, सब बैटरी का माइनस वाला सिरा एक लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा रहेगा, तो समांतर क्रम में होता है। तो याद रखेंगे इसमें बैटरी का एक सिरा जो होता है, एक टर्मिनल होगा, दूसरे बैटरी के जैसे एक सिरा पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव से हम लोग जोड़ते हैं। थोड़ा सा डायग्राम से देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई बैटरी ले लिए तो प्लस माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध दे दीजिए, फिर ये प्लस होगा माइनस आंतरिक प्रतिरोध, फिर प्लस और माइनस, तो 3 को लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है। अब एक लोड प्रतिरोध दे दीजिए, ये R हो जाएगा। तो देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस किससे जुड़ा है, प्लस है, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस से, और ये माइनस से। आंतरिक प्रतिरोध है, सब R लिख दिए, और विद्युत वाहक बल है बालक, तो विद्युत वाहक बल को एप्टा से नाम दे दिया जाए। अब यहाँ पर बैटरी टोटल को एक सेल कहा जाता है, यहां से यहां तक टोटल एक सेल है C1, यहां से यहां तक ये दूसरा सेल C2 हो गया, और इसको Cn कह देंगे, अंतिम वाला। 3 को ले रहे हैं, लेकिन आप अंतिम तक इसको रख सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें क्या है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा क्या है प्लस। तो बैटरी का एक सिरा जो होता है धन ध्रुव वाला, वो दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के ऋण ध्रुव को, श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के ऋण ध्रुव को, एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के, एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ, दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। डायग्राम बनाइए। अब इसमें क्या है बालक कि बहुत सारा सेल लिए हैं, वो तीसरा था तो N ले लिए हैं, लास्ट वाला बाह्य प्रतिरोध R है, और इसमें करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। डायग्राम बना लीजिए।
बन गया बालक। चलिए अब इसके नीचे बोला जाएगा, अब जितना बैटरी जोड़े हैं सबको हटा के एक को लेके आना है। तो अब बताइए इसका कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर N से लीजिएगा तो NR हो जाएगा। जितना बैटरी है सबको जोड़ दीजिएगा तो सबका पावर कंबाइंड हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल कितना होगा, N एप्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को लिखना होगा लैंग्वेज में। डायग्राम बन गया बालक, लिखेंगे डायग्राम के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एप्टा विद्युत वाहक बल, एप्टा विद्युत वाहक बल, एप्टा विद्युत वाहक बल एवं स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, एप्टा विद्युत वाहक बल एवं स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, आंतरिक प्रतिरोध के n समरूप सेलों को, n समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में, n समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। हाँ सर, हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए। 10 से 11 11th है, 11th हिंदी मीडियम। ठीक ठीक ठीक। हो गया बालक, इन समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। हो गया, n समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। अतः इन सेलों का, अतः इन सेलों का, अतः इन सेलों का, आप देखिए यहां लिख रहे हैं, इन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, तो एप्टा प्लस एप्टा बहुत सारा था ना जी, तो ये करके कहां तक लेना है, n तक, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n एप्टा, n तक लेना है। n मतलब अंतिम होता है, मतलब 3 को लीजिएगा तो 3 को जोड़ेंगे, जितना n सेलों का संख्या होता है बालक 10 को से जोड़ना है, तो हम 10 तक लिखेंगे। अब मान लिए कि 10 वोल्ट का एक बैटरी है, आपसे कहा गया 5 को बैटरी को जोड़ना है, तो 50 वोल्ट नहीं हो जाएगा, तो आप गुना करा दीजिए, नहीं तो जोड़ दीजिए। तो वही हम लोग लिखे हैं n एप्टा, जितना रहेगा सेल उसे गुना करा देंगे। अब इस सब बैटरी को तो आप जोड़ दिया, अब जितना प्रतिरोध है उसको भी एक जैसा कीजिए, ये वाला हो गया। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखा जाए n सेलों का, n सेलों का, n सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का समतुल्य, समतुल्य आंतरिक, समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर कितना है जी, R प्लस R कहां तक, n तक, तो ये कितना होगा, NR हो जाएगा। अब सबको अगर हटाना होगा तो जितना सेल है सबको हटाएंगे तो उसके जगह पर n एप्टा लेके आएंगे, और जितना प्रतिरोध हटाइएगा उसके जगह NR लेके आइएगा। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, नहीं हुआ है, हो गया तो नीचे लिखा जाए अतः प्रभावी
अतः प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है अतः तुल्य प्रतिरोध अब रुक जाइए। मानिए कि 100 को हटा के आप 1 ले लिए, तो अभी ई भी तो बाहर दिख रहा है, तो इन सब के साथ ही कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो अगर सबको हटाया जाएगा, यह एक और डायग्राम भी हम लोग ले लेंगे। अगर सबको हटाया जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग कितना लेंगे? तुल्य प्रतिरोध कितना लिया जाएगा? तो श्रेणी क्रम के लिए क्या है बालक? R प्लस NR। और इसके लिए जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम देख लिया जाए। एक बैटरी लेंगे, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक लोड लेना है, ये प्लस माइनस, ये R कैपिटल R। करंट कैसे चलेगा? प्लस से माइनस की ओर। और ये जो होगा ये सभी सेलों के लिए समतुल्य सेल होगा। और यहां पर इसको लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा NR, और ये कितना था? N एप्टा। यही था ना अभी? अब देख लीजिए ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसे हटाइएगा? तुल्य प्रतिरोध से। तो डायग्राम बना के इसको नीचे लिख लीजिए जल्दी। साथ ही साथ लिख लिए होंगे तो नीचे बना लीजिए, बहुत साथ साथ लिखते रहता है। तो यहाँ पर जो ये सेकेंड डायग्राम है हम लोग बनाए हैं, इसमें आंतरिक प्रतिरोध और ये बाहर वाला ये एक ही रास्ते में दोनों है, मतलब श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से था। तो जो रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ दें। बन गया वाला। अब इसका बाकी जो रहेगा कैलकुलेशन अगले क्लास में करेंगे, यहीं पे रोक दिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे। हटा दिए वाला। चलो बंद कर दो इसको।